आपके सामने आ गई। अब हम बातचीत शुरू करते हैं। 1962 में जब चीन के साथ लड़ाई हुई, उसके बाद से चीन के और भारत के रिश्ते खत्म हो गए थे, करीब करीब खत्म। उसके बाद नेहरू प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, लाल बहादुर शास्त्री भी रहे। कोई ये बता सकता है कि इन तीनों प्रधानमंत्रियों में से कोई चीन के दरवाजे पर गया हो? कोई ये बता सकता है कि इन तीनों प्रधानमंत्री ने 62 के बाद में चीन के साथ प्रेम की पींगे लड़ाई हो? इसके बाद इमरजेंसी लगती है और बाद में सरकार आ जाती है एक जनता पार्टी की। जनता पार्टी की सरकार के विदेश मंत्री होते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। इतने साल के 62 से 79 के बीच में, इतने साल के स्टैंड स्टिल के बाद, इतने साल के गतिरोध के बाद, इतने साल के खराब संबंधों के बाद चीन से रिश्ता जोड़ने कौन गया था? अटल बिहारी वाजपेयी। 79 में अटल बिहारी वाजपेयी चीन के पास गए और चीन के साथ रिश्ते बनाने की बात की, अपनी तरफ से पहल की और कहा हम रिश्तों को ये ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, वो ले जाना चाहते हैं, फला ले जाना चाहते हैं, वो ले जाना चाहते हैं। गद्दार नेहरू था। उसके बाद में अटल जी ने और भी बहुत सारी जो बातचीत बढ़ाई, प्रोसेस बढ़ाई, उसको आप अभी तक के लिए थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दीजिए। 2003 में मैं भी आपको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बारे में भी बताऊंगा। 2003 में प्रधानमंत्री फिर बनते हैं वाजपेयी जी, और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनने के साथ ही फिर 10 साल से कोई चीन के साथ बातचीत नहीं हुई थी, संबंध खत्म पड़े हुए थे। नरसिंह राव का निधन हुआ। उसके बाद में जब वाजपेयी जी को मौका मिला 2003 में, फिर दौड़े दौड़े चाइना पहुंच गए। विदेश मंत्री थे तो गए, प्रधानमंत्री बने तो गए। जाने के बाद में इन्होंने चीन के साथ रिश्ते पुख्ता करने के खटखट इंतजाम करने शुरू कर दिए। इतनी बेकरारी थी कि जो चीन की तरफ से निगोशिएटर था, उसने अपनी किताब में लिखा है कि अटल जी बेकरार थे, व्यग्र थे, वो बहुत अच्छे चीन के साथ जितनी जल्दी हो सके संबंध सुधारना चाहते थे। एंड ऐसे थे कौन? ब्रजेश मिश्रा, अटल जी के दाहिने हाथ। ब्रजेश मिश्रा को, सबसे खास आदमी को, अपने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया, विशेष प्रतिनिधि, और कहा कि निरंतर संबंध सुधारने के लिए बातचीत होनी चाहिए और जितनी तेजी से बातचीत हो सकती है हो। अब संबंध सुधारने के डिप्लोमेसी की भाषा में कई मतलब होते हैं, जैसे डिसएंगेजमेंट के कई मतलब होते हैं। डिसएंगेजमेंट का मतलब यह है कि वहां से हम अपनी सेनाओं को पीछे कर लें, वो अपनी सेनाओं को पीछे कर लें, लेकिन जो उन्होंने हमारा इलाका कब्जा किया है वो खाली करेंगे कि नहीं, इस पे दोनों विदेश मंत्रालय के बयान में कुछ नहीं था अभी ब्रिक्स के बाद में। तो वहां पे संबंध सुधारने के लिए काम पे इनको लगा दिया ब्रजेश मिश्रा को, और अटल जी लगातार इस चीज को पुश करते रहे कि चीन के साथ में रिश्ते भारत के अच्छे हो जाएं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो विचारधारा पानी पी पी कर कम्युनिस्टों को गाली देती है, जो तिब्बत की आजादी के पक्ष में थी। तीनों बार सरकार में आने के बाद एक बार भी नहीं कहा कि तिब्बत आजाद होना चाहिए। तिब्बत को अगर किसी ने मान्यता दी थी और उनकी निर्वासित सरकार अगर भारत में है तो वो नेहरू के टाइम पे हुई थी। आज भी दलाई लामा यहां रहते हैं। तो तेजी से रिश्ते अच्छे बनाए जा रहे हैं और सब जानते हैं कि दलाई लामा की स्थिति उस दौरान क्या हो गई थी। ये लगता था कि ऐसा ना हो कि सरकार जो है वो कुछ गड़बड़ कर दे। अटल जी को छोड़ दीजिए, उनके ऊपर किताब लिखी गई है। उस आदमी ने किताब लिखी है जो ब्रजेश मिश्रा से सीधे रोजमर्रा के संवाद के लिए चीन ने नियुक्त किया था। अब आ जाइए आप 2009 में। 2009 में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जाता है यहां से चीन। क्यों जाता है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बुलाया। आरएसएस और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, उसमें राम माधव है, चंदन मित्रा हैं और भी लोग हैं, और ये चीन जाते हैं। कई दिन तक चीन रह के आते हैं। भैया कम्युनिस्ट पार्टी वाले आपको काहे बुला रहे हैं? आप तो दक्षिणपंथी, वो वामपंथी, आप दिन रात उनको बुरा भला कहते हो, और वहां जाते हैं और विभिन्न मसलों पे बातचीत होती है जिसमें चीन ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसको मुंह तोड़ देना चाहिए था। उसने कहा कि अरुणाचल का हमारा ऐतिहासिक और कल्चरल रिश्ता है, उस पर हम नहीं झुक सकते। ये सुन के चले आए। अरुणाचल के एक प्रतिनिधि जो थे उस प्रतिनिधिमंडल में, उसने कहा था भैया चीन तो हमारा है, तो चीन ने यह जवाब दे दिया। और लौटते समय 2009 की विजिट है। अब वहां से जो तय करके आते हैं, जो लिखा हुआ है अखबारों में कि लगातार
रेगुलर एक्सचेंज ऑफ व्यूज के लिए वहां पर कुछ मैकेनिज्म वर्कआउट किया गया। इसका मतलब यह है, इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इट हैज रिटर्न विद अ रेजोल्यूशन टू वर्कआउट अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलर एक्सचेंजेस फ्रॉम नाउ ऑन। 2009 में, यानी लगातार बातचीत करते रहे। 2009 में इसका संकल्प लेकर आए हैं और मसले हल करें। कौन? आरएसएस, बीजेपी और उधर से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। लोग कहते हैं वहां के वामपंथी जो है वहां से फंडेड है। और उसी बातचीत में चाइना ने कहा कि भारत के माओवादियों से हमारा कोई संबंध नहीं है, वो माओ के नाम का दुरुपयोग करते हैं, चीन का उनसे कोई संबंध नहीं है, और माओ जो है उसकी विचारधारा अलग थी, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बयान लाकर वहां से आरएसएस, बीजेपी ने यहां पर नक्सलवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। लेकिन ये बताइए, 2009 में जब आपने रेगुलर एक्सचेंज और रेजोल्यूशन का वादा करके आए थे, आज 2023 है, आरएसएस और बीजेपी ने वहां क्या एक्सचेंज किया, क्या बातचीत की आपने, कौन कौन से मसलों पे बातचीत हुई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से आपने उस दौरे में, उसके बाद में क्या सीखा? क्या ये देश को जानने का हक नहीं है? आप जाके क्या वहां पे आप छोले भटूरे खाने गए थे, मोमोज खाने गए थे? भाई चाइना की कोई डिश विश, चीनी चीटी वीटी, कुछ केकड़े वेकड़े खा के आ गए होंगे, तो क्या आके उसके बाद सो गए आप? क्या इसीलिए गए थे? इसीलिए आपने इतना वक्त बर्बाद किया कि आप दोनों वहां जाके बातचीत करके आए और मिलते रहेंगे, जरूर बात करेंगे, और उसके लिए मैकेनिज्म बनाया उन्होंने, यानी एक सिस्टम बनाया कि हम ऐसे बातचीत किया करेंगे। भैया उस सिस्टम में क्या बातचीत हुई, कोई बताएगा? 23 हो गया 2009 से, किसी ने नहीं बताया। 11 आता है, 2011। इससे पहले जना कृष्णमूर्ति, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे, वो 96 में जाके बढ़िया विजिट करके आए थे चाइना। 11 आता है, फिर से नितिन गडकरी बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, भारत के कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाता है वहां पे, और 5 दिन रह के आता है परस्पर हितों पे बातचीत करने के लिए। बीजेपी देश है? नहीं है 2011 में। बीजेपी देश की प्रतिनिधि है? नहीं है। एक वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और एक यहाँ की भारतीय जनता पार्टी, इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? कौन सा रिश्ता है? और वो रिश्ता है तो वो इस देश के लोगों को क्यों नहीं बताया जाता? भारतीय जनता पार्टी तो देश की पार्टी है। अडानी साहब के कारोबार में कौन चाइना का पैसा लगा हुआ अलग चीज है। न्यूज क्लिक के अंदर एक फंडिंग आती है जिसको लेके बहुत बवाल किया गया। मैंने एडवांस में वीडियो बना दिया था, इसलिए आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा, इसलिए वो वीडियो पिट गया। मैंने पहले ही बता दिया कि न्यूज क्लिक को जो फंडिंग आ रही है वो आदमी फंडिंग कर रहा है जो चीन की विचारधारा को पसंद करता है, लेकिन वो चीन की ना तो कम्युनिस्ट पार्टी का पैसा है ना चीन की सरकार का पैसा है। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया, कैसे उसने धन दिया कि नहीं दिया, विचार दिए कि नहीं दिए, कुछ जुगत सिखाई क्या, कुछ तरीका बताया क्या, वो चीजें अभी तक डार्क में है। ये 2009 की विजिट थी। उसके बाद 2011 में गडकरी गए, 2014 में सरकार आ गई, मोदी जी कितनी बार कैसे कैसे कहां गए, ये सारा आप सब जानते हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा मामला है जो सब आपको पता है, 10-10 बार आप सुन चुके हैं। फोटो मैंने आपको शुरू में दिखा दी जिससे आपको रिकॉल करने में आसानी हो कि मोदी जी की रिलेशनशिप किस तरह की है, और वो रिलेशनशिप भी वैसे ही मोहब्बताना है जो तस्वीरें आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको दिखाई दी होंगी। मोदी जी के काल में ये मोहब्बत और परवान चढ़ी है, कम नहीं हुई है। अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक विजिट आप सुन सकते हैं कि भैया एक विजिट हो गई तो क्या हो गया, आप तो ऐसा बना दिया, क्यों नहीं जा सकती एक पार्टी वगैरह वगैरह, लेकिन ये निरंतर सिलसिला चल रहा है। 2019 में शी जिनपिंग की जब भारत में विजिट होती है अक्टूबर में, उससे पहले 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का बीजिंग जाता है, चीन, और वहां पे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में मिलके बातचीत करता है। और ये ठीक एक हफ्ते बाद होता है जब भारत में धारा 370 हटाने का ऐलान होता है, उसके हफ्ते भर बाद। एक जानकारी देता चलूं,
लद्दाख में चीन के बॉर्डर पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं बिजली के घरों घरों में। वो मीटर चाइना से बन के आए और स्मार्ट मीटर का मतलब होता है ऐसा बिजली का मीटर जो नेटवर्क से कनेक्टेड हो, इंटरनेट से, वाईफाई से, जैसे भी, और जिस मीटर की रीडिंग आप अपने आप ले सकें। और स्मार्ट मीटर को लेकर ये विवाद रहा है कई बार कि सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में स्मार्ट मीटर लगाना सेफ नहीं है। जो कंपनी लगा रही है उसको लेकर भी विवाद रह चुके हैं। फिर अगेन इस पे मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं, फिर ये लंबा हो जाएगा वीडियो। तो उस वक्त केंद्र शासित प्रदेश बना, 370 हटाई गई। उसके हफ्ते भर के बाद हमारे बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल फिर कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने जा रहा है। एस जयशंकर चाइना जाते हैं और शी की विजिट को लेकर, तैयारियों को लेकर एक पूरी मीटिंग करते हैं 19 से पहले। ये सारी चीजें हो रही हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश की कोई संवैधानिक संस्था है? क्या भारतीय जनता पार्टी भारत की सरकार की प्रतिनिधि है? क्या भारतीय जनता पार्टी लाइक माइंडेड पार्टी है? क्या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ वैचारिक सहमतियां हैं? जनसंघ के जमाने से जिन वामपंथियों को और चीनी कम्युनिस्टों को आप नष्ट करना चाहते थे, आज भी आप दिन रात पानी पी पी कर गाली देते हो। उन चीनी कम्युनिस्टों के साथ अटल जी तो कल्चरल एक्सचेंज की बात कर रहे थे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात कर रहे थे, और आप पार्टी टू पार्टी कांटेक्ट कर रहे हो। तो भैया अब इसको मैं मैप करता हूं सोवियत दौर से, थोड़ा सा और समझने के लिए। सोवियत दौर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बार बार सोवियत संघ की यात्रा किया करते थे। यहां से लोग जाते थे, वहां रहते थे, सीख के आते थे, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी कैसे काम करती है समझ के आते थे। उनकी तो वैचारिक साम्यता थी, वो तो एक ही विचारधारा की पार्टियां थी। एक कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे चलाना चाहिए अपनी विचारधारा की पार्टी को, वो इनको सिखाते थे। वहां तो लॉजिक समझ आता है, यहां तो एक दक्षिणपंथी पार्टी, एक वामपंथी पार्टी, एक भारत की पार्टी जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है किसी भी प्रकार का कि वो चीन के सामने झुके, किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं है उसके ऊपर। वो पार्टी, उधर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की सरकार चलाती है। वहां की कम्युनिस्ट पार्टी मतलब एक पार्टी नहीं है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी वहां की सरकार चलाती है। वहां पे जो भी सरकार बनती है उसी पार्टी की बनती है। जो इलेक्शन होते हैं वो दो पार्टियों के बीच में नहीं होते, उस पार्टी के अंदर ही होते हैं। जो उस पार्टी के मेंबर हैं वो सारे के सारे बड़ी संख्या में मेंबर होते हैं, आम जनता मेंबर होती है। तो उसके ऊपर कई लेयर हैं, वो चुन चुन के ऊपर जाते हैं, उसके बाद उनका राष्ट्रपति चुना जाता है। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी, वहां की चीनीज कम्युनिस्ट पार्टी, माओ वाली कम्युनिस्ट पार्टी, उसके साथ में ये रिश्ता भारतीय जनता पार्टी का आपके सामने स्पष्ट है। जो बातें मैंने बताई हैं ये सारी बातें ऑफिशियल हैं, ये सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं, ये अखबारों में छपी हैं। कोई अंदर की बात मैंने नहीं बताई है, क्योंकि अंदर की बात बताऊंगा तो टेंशन बढ़ जाएगी मेरे लिए। तो इतने से ही आप समझ लीजिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। और इसीलिए ड्रैगन अग्नि डांस करने लगता है जैसे ही इस तरफ हमारी मोहब्बतों को देखता है। ना कोई घुसा है ना घुसेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।